ये लाइट तो बिल्कुल अपनी मनमानी ही करने लगी है। कभी तो कहते हैं स्ट्रेट चलती है, कभी बेंड हो जाती है, यहां से आती है वहां चली जाती है, वहां से आती है कहीं और चली जाती है। कुछ नियम कानून भी फॉलो करती है या नहीं? तो उन्हीं नियम कानूनों को जानने के लिए ये साइंस इन सेवेंथ का एपिसोड देखना बहुत जरूरी है। तो आओ जानते हैं कौन से नियम कानून लाइट फॉलो करती है। तो दो लॉज होते हैं, जैसे दो लॉज रिफ्लेक्शन में थे वैसे यहाँ रिफ्रैक्शन में है। पहला तो बिल्कुल सेम है, क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन पे रहते हैं। प्लेन जैसे कि हमारा बोर्ड है, ये ना अंदर जा रहा है ना बाहर आ रहा है, ये नहीं, बिल्कुल इसके लेंथ और विड्थ पे ही रहने वाली है हमारे दोनों तीनों चीजें। ठीक है, अब आता है सेकंड लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस भी है। कैसे? स्नेल्स लॉ के नाम से। उसको जानेंगे अब। तो यार उसको जानने से पहले ना एक चीज और जानना बहुत जरूरी है, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भला है? बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, इसको अच्छे से समझना। देखो यार, हमने देखा कि लाइट जो है ना वो रिफ्रैक्ट हो रही है, यानी कि बेंड हो रही है। कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी नॉर्मल की तरफ हो रही है, कभी नॉर्मल से दूर हो रही है। तो अब ये कौन बताएगा? ये एक क्वांटिटी चाहिए हमें जो ये बताए किसी मीडियम की के बारे में कि ये इसकी रिफ्रैक्ट, इसके में लाइट इतनी बेंड होगी, इस डायरेक्शन में बेंड होगी, इसमें कम होगी, इसमें इस डायरेक्शन में होगी। वो क्वांटिटी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो पढ़ लो एक बार, इट इज द मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ठीक है, ये उसका मेजर होता है। दो टाइप की रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होती हैं, और वो दो टाइप क्या होती हैं देखो लिखी हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक एक करके दोनों समझ लेते हैं। सबसे पहले एब्सोल्यूट को देखते हैं। अब एब्सोल्यूट को देखो, अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मेरी हाइट 5.5 फुट है, इतना मैंने बोल दिया, सेंटेंस कंप्लीट। हर कोई समझ गया कि ऋषभ सर की हाइट कितनी होगी। ठीक है, कहीं पे भी जाओगे, किसी दूसरी कंट्री में भी जाओगे, वहां भी बोलोगे, लोग समझ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि बिना किसी के रेफरेंस के, बिना किसी के सपोर्ट के मैंने अपनी चीजों को डिफाइन कर दिया। वो होती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिर्फ इतना ही लिखा है ना, तो ये इसकी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, बिना किसी और की हेल्प के। वहीं पे जब किसी की हेल्प लेके बोला जाता है तो वो रिलेटिव होता है। जैसे अगर मैं बोलूं मेरी हाइट इस बोर्ड की हाइट से कम है, अब पहले तो तुम्हें बोर्ड की हाइट जाननी पड़ेगी, उसके बाद तुम्हें अंदाजा लगेगा कि अच्छा सर की हाइट इतनी हो सकती है। तो चीजें क्लियर नहीं है। ठीक है, चीजें क्लियर नहीं है, मुझे किसी और की हाइट की हेल्प लेनी पड़ रही है अपनी हाइट को बताने के लिए। वो होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कहानी। समझ गए? तो अगर मैं यहां पे बोलता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे बोल रहा हूं, तो इसका मतलब पहली वाले की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में मेरे को निकालनी है, और ये हो गया रिलेटिव वाले। अब इनको सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस चीज को मैं लिख सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी कि जिसकी चाहिए वो ऊपर और जिसके रेस्पेक्ट में चाहिए वो नीचे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें तुम्हारे एग्जाम में इस फॉर्मूला से। सिंपल सा फॉर्मूला, सिंपल सा क्वेश्चन मिल जाएगा। यानी कि पहले मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में, सिंपल कहानी है। समझ गए? चलो, और ये क्या वैल्यूज हैं? ये यार एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज ही हैं। ये यहां से जो मिली थी ना एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, वही तुमने यहां रख के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। चलो यहीं से अब वापस चलते हैं अपने स्नेल्स लॉ वाली कहानी पे, जो कि सेकंड लॉ भी था। और ये क्या कहता है? ये सिंपल एक रिलेशन बताता है किन किन के बीच में। ये जो एंगल्स बनते हैं, एंगल्स यार देखो, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ये जो इंसिडेंट रे होती है, ये नॉर्मल होती है, और ये मेरी रिफ्रैक्टेड रे होती है, ये कुछ एंगल्स बनाती है। ये बनाती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये बनाती है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन्हीं एंगल्स के बीच में एक रिलेशन बताया जाता है, वो क्या है? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। एक बार डेफिनेशन पढ़ लो, ऊपर एक बार लॉ पढ़ लो। क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि अगर पेयर जो है ना, जो गिवन पेयर है ना, वो सेम है, यानी कि अगर तुमने मान लिया कि तुम्हारी जो लाइट है ना वो हमेशा एयर से वाटर में ही जाएगी, अगर ये चीज डिसाइडेड है, तो भले ही कितनी बार भी तुम एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज कर दो, रिफ्रैक्शन अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा और ये वैल्यू कांस्टेंट आएगी। यही कहता है तुम्हारा स्नेल्स लॉ। अब ये कांस्टेंट तो आ गई, ये तो समझ में आ गया स्टेटमेंट से, लेकिन इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी ये समझ में नहीं आया, तो वो भी निकाला जाता है। और वो निकाला जाता है कैसे? n/1 करके।
तो बेसिकली लॉ हो जाता तुम्हारा साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n/1, और n/1 अभी हमने जस्ट देखा था, n/1 को हम लिख सकते हैं n2 विद रिस्पेक्ट टू n1, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखा जा रहा है। ये समझ में आई कहानी, समझ में आई कहानी, ठीक है। एक चीज यहां पे और ऐड कर लेते हैं, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं, जो कि हमने लिख भी दिया, लेकिन इसको स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। कैसे? ऐसे देखो, ये यहां पे n/1 लिखा है ना, अगर मुझे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और मीडियम 1 पता हो ना, तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूं v1/v2। इसके यहां से मिटा दो, हाँ जी, n2/n1 इक्वल्स टू v1/v2। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि एक बार 2 ऊपर 1 नीचे, एक बार 1 ऊपर 2 नीचे, तो सिंपल सी चीज याद रखो यार, ये 1 और 2 है ना, ये हमेशा ही सेम जगह पे नहीं रहेंगे, यानी 1 के सामने हमेशा 1 नहीं रहेगा, 1 के सामने 2 होगा, 2 के सामने 1 होगा। देखो 2 के सामने 1 है, 1 के सामने 2 है, ऐसे याद रख लो इसको। तो यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 बाय वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2। हमेशा अगर तुम्हें फॉर्मूला यूज करना हो ना, तो ये पूरा फॉर्मूला लिखना हमेशा ही। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे? इस चीज को और इस चीज को इस्तेमाल करके, क्या देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। इसको कॉमनली लिख सकते हैं जनरल टर्म्स में, क्या? n साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब इसको समझो, ये मैंने क्यों लिखा है यार। देखो, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है वो उससे उसका साइन मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बराबर जिस मीडियम की बात कर रहे हैं, उस मीडियम में जो एंगल बन रहा है उसका साइन उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है। वही कर रहे हैं, देखो यहां पे भी हम मीडियम 1 की बात कर रहे हैं, इसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पे हम मीडियम 2 की बात कर रहे हैं, इसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन उससे मल्टीप्लाई कर दिया और बराबर कर दिया। तो जनरली हम ये चीज लिखी जा सकती है, n साइन थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जनरल टर्म्स में लिखा जा सकता है, ठीक है। कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाएगा तुम्हारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी की। यार ऑप्टिकली रेयर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम करते बोलते हमें बहुत देर हो गई है, अब समझ भी लेते हैं बेसिकली कि ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम है। नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सेम नहीं है। मास डेंसिटी हमने पढ़ा हुआ है कि डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा, लिक्विड्स की कम और गैसेस की और कम, लेकिन ये वो डेंसिटी नहीं है। ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है किसी मीडियम में उसकी इतनी क्षमता कि मान लो कोई लाइट आ रही है एकदम धड़ धड़ कर करके, बहुत एनर्जी में, बहुत तेज स्पीड में, ठीक है, और मीडियम में घुस गई। अब लाइट, अब उस मीडियम में कितनी ताकत है, कितनी पावर है कि वो लाइट को स्कैटर कर ले, उसको एकदम चूस ले, उसकी सारी एनर्जी चूस ले। जितना ज्यादा ऑप्टिकली डेंस मीडियम होगा उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी और उतनी ही ज्यादा लाइट बेचारी चुस जाएगी और स्लो हो जाएगी। तो यहां से एक चीज समझ में आई कि जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा लाइट उतनी ज्यादा स्लो पड़ जाएगी, यानी हल्की पड़ जाएगी। जितना ज्यादा रेयर मीडियम होगा लाइट में उतनी ज्यादा एनर्जी बचेगी, यानी कि फास्ट रहेगी। सिर्फ ये कांस्टेंट तुम्हारे काम का है, ये दो चीजें तुम्हारे काम की है, इसको याद रखना। तो यार आज की क्लास में इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ग्लास स्लैब में लाइट कैसे रिफ्रैक्ट करती है, फिर यार लेंसेज का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी कहानी नेक्स्ट क्लास में। यार लाइक करो, शेयर करो, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, नेक्स्ट क्लास भी तो देखनी है।